मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। केंद्रीय बजट का बीजेपी ने किया स्वागत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया पूर्ण बजट। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बजट से जाहिर की नाराजगी। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के बयान पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने किया सोनिया गांधी का बचाव। कांग्रेस ने बीजेपी पर फोड़ा ठिकरा। रांची कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सीपीआई के दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हुए प्रेरित। और जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ मोर्चा। ग्रामीणों ने राशन नहीं देने का लगाया आरोप। दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया और इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए रखा गया है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी और इस बजट को बीजेपी ने खूब सराहा और विकसित राष्ट्र के लिए इस बजट को महत्वपूर्ण बताया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बजट काफी अहम भूमिका साबित होगा। देखिए, सर्वसमावेशी बजट है जिसमें आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के बनाने की सोच है इसमें, और लगातार जो पिछले 10 वर्षों से इस दिशा में काम चल रहा है उस प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह बजट है। उसको यह बजट बल देगा, तेजी से उसे आगे बढ़ाएगा और 12 लाख तक की सीमा अब बढ़ा दी गई है और उसमें अब 1 लाख रुपए प्रति माह जिनकी आय है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो एक बड़ी राहत है और ये सारे पैसे अब जो बचत जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाते थे वो सारे पैसे अब बाजार में जाएंगे। लोग अपनी बचत को भी बढ़ाएंगे और बाजार में भी उसको लेकर के जाएंगे। अपनी सुविधाओं पर खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, अपने निर्माण क्षेत्र में घर बनाने में खर्च करेंगे, अच्छी चिकित्सा कराने में खर्च करेंगे। तो आम आदमी को इससे बहुत सुविधा मिलने वाला है और बाजार में जब पैसे जाएंगे तो जो बाजार में जो रोजगार है उनके हाथ में भी पैसे जाएंगे। मांग बढ़ेगी चीजों की, उससे आपूर्तिकर्ता की जरूरत पड़ेगी और आपूर्तिकर्ता बढ़ेंगे। छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात, खिलौना क्षेत्र को विकसित करने की बात, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि रोजगार भी बढ़ेगा, इससे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो कहा जा सकता है कि चौमुखी विकास के साथ हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, वो संकल्प पूरे करने के लिए हम लोग हर वर्ष कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोगों का जो 2047 के जो विकसित भारत का सपना है वो किस तरह से साकार होगा, स्टेप बाय स्टेप उसे हम देखते जा रहे हैं। तो उस स्टेप में एक बहुत बड़ा कदम है जो आज का जो 25-26 का जो बजट है उसको देखें। वो कैसे, आप ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं तो उस बात को मैं बढ़ावा दे रही हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लेमैन के हैसियत से बात करें तो 2000 जो अभी 12,000 तक के जो टैक्स में जो रिलीफ हुआ है वो 12 लाख, तो उसमें सबको लाभ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग को विशेष रूप से लाभान्वित हुई है। हमारी भी कई सखिया और दोस्त ऐसे हैं जो कामकाजी हैं, उनको बहुत लाभान्वित हुआ। और फर्दर जो टैक्स में भी देखेंगे तो उसके जो स्लैब है वो 23-24 की तुलना में उस स्लैब में भी बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। उसी तरह अगर हम देखेंगे ज्ञान योजना, जो ज्ञान की जो बात करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, तो इन सभी में जो बजट है उसका प्रावधान दिखा। गरीबों के लिए दिखा ही, युवाओं के लिए दिखा, जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात है। महिलाओं के लिए अगर हम कहें तो जो बैंकों में जो ऋण व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है, तो उसमें महिलाएं आती है, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जो योजनाएं पहले कारगर थी उसमें 5 लाख नई योजनाएं इसमें शामिल की गई है। तो निश्चित रूप से ये नई जो योजनाएं हैं उससे महिलाएं लाभान्वित होंगी। और बच्चों के लिए कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो सरकारी स्कूल में हम कई बार जाते हैं स्कूलों में, वहां देखते हैं कि बच्चों के पास टैब होते हैं लेकिन वो उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश की। उन्होंने अपने बजट भाषण में मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत देने की बात कही। अब टैक्स का स्लैब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे बिहार के 39 लाख और झारखंड के 7 लाख किसानों को फायदा होगा। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बजट को नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सावन के महीने में हरियाली चश्मा पहनाकर दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ अभी जनता को लुभावने देकर ठगने का काम किया गया है। और वही इस बजट पर आम जनता ने राहत की बात कही है, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार का बजट सुन के तो बेहतर लगा, लेकिन इसे सिर्फ कागज में न रहकर धरातल पर उतारकर कार्य होना चाहिए। जो वित्त मंत्री आदरणीय माननीय सीतारमण जी ने कितने ये तीसरा टर्म बीजेपी का, आप तो एक महंगाई चरम पे ले गए, एक सर पे मतलब बोले कि जो महंगाई था, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था, आज कहां है। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां गिरा हुआ है। ठीक है, आयकरदाताओं को आपने छूट दी है, तो आयकरदाताओं को छूट दी है तो उसका तो ठीक है, लेकिन एक प्रकार से हम ये भी सोचते हैं कि अब तो जिसको अगर बैंक से काम करना है, जो बड़े भी छोटे व्यवसायी भी, छोटे व्यापारी भी बैंक से काम करते हैं, तो उनको तो 10 लाख से ऊपर का ग्रोथ दिखाना होगा। 10 लाख से ग्रोथ ऊपर दिखलाएंगे तभी जाके उनका सीआर बैंक में ठीक होगा। तो टैक्सेस तो हो, ठीक है, मिडिल क्लास नौकरी पेशा वाले लोग हो, लोग आयकर के लिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से पेचीदा बना के रखे आप जीएसटी को, उस पर तो कुछ नहीं किए हैं। व्यापारी वर्ग तो आज भी परेशान है, जीएसटी में आप कहां कुछ कर रहे हैं। और जो अर्थव्यवस्था में जो स्थिर वास्तविक मजदूरी है, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात है कि आप देखें कि सामूहिक उद्योग में जो छाल दिख रहा है, जो कमी दिख रही है, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया है। और जो निजी निवेश है, उस पर भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दी है कि निजी निवेश को हम लोग ऐसे करें। निजी निवेश भी तो सुस्त है। तो कहीं ना कि दूसरा कि हम अभी तक जो भाषण उनका चल ही रहा है, लेकिन अभी तक जो झारखंड का जो सौगात मिलना चाहिए, जो हमारा 1,36,000 करोड़ के बारे में तुम लोगों ने कुछ नहीं बोली कि 1,36,000 जो हमारा जो पैसा है, इस राज्य की जनता का पैसा है, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले। और झारखंड के लिए भी कोई नई सौगात नहीं दी है। तो हमें लगता है कि ये बजट उसी तरह है कि बोलते हैं ना, सावन के महीने में हरियाली चश्मा लगा करके लोगों को दिखलाया जा रहा है कि सावन के महीने में चश्मा लगा लिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आए, उसी टाइप का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजट जो पास हुआ केंद्र सरकार से, साथ किसान क्रेडिट कार्ड, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनको कम से कम राहत देते हुए अच्छा लगे कि किसान का दवा में कम किया, इलेक्ट्रॉनिक में कम किया, लेकिन और लोगों को उससे भी ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए इस केंद्र सरकार के बजट में। लेकिन ये बजट जो है खाली दिखावे के लिए खाली कागज में सीमित रह जाएगा कि बाहर भी आएगा कागज से। तो जनता को और क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो जनता को वो सामान अगर मिल जाता है तो सभी अच्छे हैं। ये बजट अच्छा है, लेकिन मतलब सरकार को जो झारखंड सरकार को मिला वो क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए अभी किसान को, दवा में छूट, ठीक है, और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, हाँ, तो जिससे लाभान्वित हो। और ये सस्ता करने किसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। देखिए, बजट तो मोटा मोटी आम जनता की राहत थोड़ा मिलेगी, लेकिन दवा जो है पूरे रोजमर्रा की पब्लिक, बहुत ज्यादा लोग इसमें परेशान हैं। 10%, 15%, 20% प्रत्येक महीना बढ़ रहा है। इतना दाम बढ़ रहा है, वो भी शुगर, थायराइड और बीपी, ये सब आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो दवा का दाम और रिजेक्ट होना चाहिए, इसलिए कि महंगाई तो खैर चरम सीमा पर है, मुंह में बता रहे हैं। अब उस पर अगर ये कम करते हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, खाने पीने के वस्तुओं में बहुत ज्यादा दाम बढ़ाए हुए हैं, जीएसटी सब चीज में लगाते जा रहे हैं। अरे भाई, आम जनता को भी देखिए, देश जो चलेगा, ये बोलते हैं आप लोग, लेकिन कुछ किए नहीं अभी तक। तो कुछ हमको तो नजर नहीं आ रहा है। जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं बोलेगी यहाँ का जनता।
और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन पोद्दार ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 फरवरी से 8 फरवरी 2025 तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला खो-खो प्रतियोगिता के आयोजन किए जा रहे हैं और ये आयोजन विश्वविद्यालय के खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करना है। फरवरी से 8 फरवरी तक ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो-खो फीमेल टूर्नामेंट हमारे यहाँ होने जा रहा है, जिसमें पूरे ईस्टर्न इंडिया के जो भी स्टेट हैं जैसे बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, इनकी 36 टीमें हम लोगों के यहाँ आ रही है। जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री थी तब तक 36 टीम आ गई थी। उसके बाद जो टीमों ने रिक्वेस्ट किया वो हम लोग इंटरटेन नहीं कर पाते हैं नियम के अनुसार। और ये सारे खेल हमारे इस खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और AIU के रूल से संचालित होंगे। हमारे जो रेफरी होंगे वो सब क्वालिफाइड रेफरी होंगे स्टेट और नेशनल लेवल के। जो झारखंड खो-खो एसोसिएशन द्वारा लिस्ट भेज दी गई है वो हमारे रेफरी संचालित करेंगे और सारी व्यवस्थाएं अलग अलग और सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम लोगों ने 15-20 तरह की कमेटियां बनाई है। मुख्य रूप से उसमें एकोमोडेशन कमेटी है, फूड कमेटी है, रेफरीज एंड मैच कंडक्शन कमेटी है, ग्राउंड्स कमेटी है। तो इन कमेटियों द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, इन कमेटियों द्वारा सारी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। और समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास अधिवक्ताओं ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर बवाल काटा। वकीलों के द्वारा सड़क जाम किए जाने की सूचना पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष राज मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाम समाप्त कर कार्यालय में चलकर बातचीत करने का आग्रह किया, जिसके बाद सभी अधिवक्ता यातायात थाना पहुंचे। हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि अधिवक्ता के द्वारा यूटर्न लेने के दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। वकीलों का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस और थानाध्यक्ष के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप लोग सर, हमारा देश भारत का लोकतंत्र जो है वो 3 प्रणाली पर चलता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है और आज हमारे न्यायपालिका के जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे वो यहाँ पे समस्तीपुर पहुंचे थे और यहाँ का जो यातायात पुलिस है उसके एक साधारण ट्रैफिक के जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब हमारे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार हो सकती है तो हम लोग व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता की श्रेणी में आते हैं और उसी दुर्व्यवहार के लिए सारे अधिवक्ता समस्तीपुर जिला के आक्रोशित हुए और वो रोड जाम के लिए वहाँ पे चले आए। क्योंकि ये परीक्षा का समय है, आज परीक्षा भी है। इस परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि हम अधिवक्तागण आम जन के हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और हम लोग यहाँ पे यातायात के जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनके अनुरोध पे आ गए हैं। हमारी वार्ता चल रही है। अगर हमारे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के साथ जिन ट्रैफिक पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, अगर उचित उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। और सुपौल सदर बाजार अतिक्रमणकारियों के शिकंजे में कसता जा रहा है। लोगों को अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार को 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और तमाम यहां पर ग्रामीण आपको दिख रहे होंगे जहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और इस बीच सभी एक पोस्टर बैनर के जरिए अपनी मांगों को जिलाधिकारी के लिए समक्ष पेश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ इनके लिए उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सूत्री मांगों का ज्ञापन आज हम 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंच करके श्रीमान सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय को एवं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने समर्पित किया हूं और मेरा कहना है कि जल्द से जल्द सुपौल में जो ओवरब्रिज की कार्य चल रही है उसमें तेजी लाई जाए और सुपौल में जो शहर में पूरे बाजार में जो अतिक्रमण है ठेला सबसे इत्यादि बहुत सारे बैटरी रिक्शा से इत्यादि तरह से कई रूप से जाम लगा रहता है, दिन रात लोगों को परेशानी होता है।
इसलिए मेरा मांग है अविलंब सुपौल को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराई जाए और जाम से मुक्ति दिलाई जाए। खबर मसौड़ी से है, जहां पर सरस्वती पूजा को लेकर एसडीएम अमित कुमार पटेल की अध्यक्षता में नगर परिषद मसौड़ी के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोचिंग संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उन्हें सरस्वती पूजा का लाइसेंस लेना अनिवार्य है और इसके साथ ही पूजा के दौरान डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसके साथ ही कहा गया कि निर्धारित रूट से ही मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलेगा। और इस बैठक में एसडीपीओ 1 मसौड़ी नव वैभव, एसडीपीओ 2 मसौड़ी कन्हैया सिंह और सीओ पुनपुन ममता कुमारी सहित अन्य मौजूद रहे। तो देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इसके लिए बैठक की गई। एसडीएम अमित कुमार पटेल ने इसकी बैठक की है। कोचिंग संचालकों को इसके लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सरस्वती पूजा को लेकर एसडीएम अमित कुमार पटेल की अध्यक्षता में नगर परिषद मसौड़ी के सभागार में बैठक आयोजित की गई और बैठक में कोचिंग संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि उन्हें सरस्वती पूजा का लाइसेंस लेना अनिवार्य है और इसके साथ ही पूजा के दौरान डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हमारे दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोगों ने काफी विस्तार से सब विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बातें इन लोगों के द्वारा बताई गई। अब मैं कुछ अन्य बातों पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों को जानकारी है कि अभी मसौड़ी में हम लोगों का आरओबी का काम चल रहा है। तो आरओबी का काम चल रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो नॉर्मल जो पहले रूट होते थे लोगों के विसर्जन के, उसमें बदलाव की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इसको जो भी अल्टरनेटिव रूट्स हैं तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उसके हिसाब से तो उसकी भी जानकारी आप सब लोगों को दी जाएगी। और उसी रूट से मान लीजिए जो भी आपका विसर्जन का जुलूस है, जो भी निर्धारित रूट होगा उसी रूट से आपको विसर्जन के जुलूस को ले जाना। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मूर्ति कारीगर की माने तो इस साल पिछले साल की तुलना में मूर्ति की कीमत कुछ कम है। बाजार को देखते हुए छोटी मूर्तियों का निर्माण अधिक किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा को लेकर देखिए तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है और ऐसे में मूर्तिकार जो है वो मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर तमाम जो है मूर्तियां यहां पर सज गई हैं। सरस्वती माता जी की मूर्ति ये पूरी तरह से तैयार है। इस बार हम लोग बहुत ही अच्छा बना रहे हैं, नया नया डिजाइन भी लाए हैं इस साल। और माता सरस्वती की पूजा जो हम लोग को हुनर दिया है, हम चाहते हैं कि यही कि बहुत ही अच्छा बनाया, धूमधाम से त्यौहार मनाए हर कोई। बस विशेष हम लोग अभी जारी रखे, खाली पूजा के लिए फोकस में है। ये मूर्ति दुकान मतलब ये मूर्ति दुकान अभी 40-50 साल से ये मूर्ति दुकान है, लेकिन हम अभी 15 साल से काम कर रहे हैं। ये जो सरस्वती पूजा मूर्ति दुकान में जो सरस्वती पूजा बन रहा है, सरस्वती पूजा के लिए ये करीब 2-3 महीना से स्टार्ट होता है। 2-3 महीना पहले से स्टार्ट होता है बनाना। पूजा आते आते सब कंप्लीट हो जाता है। और पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित यूरो किड्स प्ले स्कूल में हेल्थ इज वेल्थ दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर स्कूल की निर्देशिका कनिका दीक्षित ने बच्चों को हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के गुण सिखाया। आपको बता दें कि बच्चों को ये गुण खेल विधि द्वारा समझाया गया। इस दौरान बच्चों को समझाया गया कि कैसे वे खेल के माध्यम से भी अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। All over India celebrating this Health is Wealth Day every year. So we have done today in Gulab Bagh, Euro Kids Gulab Bagh. This is the beautiful activity where the kids have done the racing, they have done the balancing, glass balancing, they have done a hop with the sack race. So many activities they have done. This is important part for their mental and the physical growth. In any case, कभी भी हमारे बच्चों के लिए फिजिकली भी एक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पोर्ट्स डे और हेल्थ इज वेल्थ डे, हमने स्पोर्ट्स डे का एक ब्यूटीफुल नाम दिया है। यूरो किड्स ने एक नाम दिया है हेल्थ इज वेल्थ, बिकॉज अगर हेल्दी हो तो आप वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए हेल्थ कैसे होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, रन करेंगे।
और बोकारो में वेदांता ESL स्टील लिमिटेड ने अपने प्रमुख प्रोजेक्ट प्रेरणा के तहत स्वीट एंड ड्रॉ ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां पर इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता का मुख्य मूल्यांकन निर्णायकों में एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि यहां कई तरह के प्रतियोगिता के रचनात्मक कला और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों को गुण सिखाए गए। 400 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया और सभी बच्चों को अलग अलग देखिए इसके गुण भी सिखाए गए हैं। बोकारो में वेदांता ESL स्टील लिमिटेड ने अपने प्रमुख प्रोजेक्ट प्रेरणा के तहत सीट एंड ड्रॉ ओपन प्रतियोगिता का देखिए आयोजन किया गया है, जिसमें 400 बच्चे अधिक भाग लिए और वही प्रतियोगिता का मूल्यांकन निर्णायकों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया। मैं भगवान टेक्निक सेंटर से आया हूँ और यहाँ एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें मैं 3rd पोजीशन आया हूँ। ऐसे में मेरा पीछे मैं बहुत सारे टीचर का हाथ हूँ, जैसे सर और भी बहुत सारे टीचर हैं। और यहाँ आप सभी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यह बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़। माय नेम इज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। आई हैव गॉट झारखंड रत्न, आई हैव गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड एंड आई एम अ सिंपल मैन विथ 2 hands and 2 legs. Today I came here because of Vedanta Electro Steel. They have organized such a fantastic program. I am really very happy to see, and there are 400 plus children, and I am thankful and grateful to all the organizers, you all, such a nice organization. So thank you very much, and all the students, congratulations. Thank you very much. आज का जो इवेंट था वो CSR वेदांता की तरफ से जो करवाया गया बहुत ही मीनिंगफुल था। और इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमारे ब्लॉक के अन्य पंचायतों में भी इनका आयोजन हो सके, ताकि जो अन्य बच्चे भी अपना प्रतिभा का जो है वो अपना। और कोटवा पुलिस टीम ने छापेमारी कर 450 ग्राम अफीम, 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस संबंध में कोटवा पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वृंदा में गांजा छिपाकर रखा गया है, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोटवा एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कोटवा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए गांजा और अफीम के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। खगड़िया जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 50,000 रुपए का इनामी विजय सिंह पुलिस का हाथ पे चढ़ गया। विजय सिंह को आपको बता दें कि महेशखुंट थाना पुलिस और DIU ने जो है साझा कार्रवाई के महेशखुंट थाना क्षेत्र में लंका टोला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पोडिया और खगड़िया जिले के अलग अलग थानों में कई संगीन मामले दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। SP राकेश कुमार ने बताया है कि विजय सिंह अपनी आपराधिक गतिविधि से इलाके में आतंक मचा रखा था। ये कुख्यात अपराधी है, जिले के टॉप 10 अपराधियों में इसके नाम शामिल था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। सरकार के द्वारा 50,000 इनाम की घोषणा की गई है और इसका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास रहा है। सभी लूट और डकैती और आर्म्स एक्ट के केस में ये वांटेड है। ये आदमी कई पूर्व के केसेस में जेल गया है और आदतन अपराधी है, ये शातिर अपराधी है और ये लगातार ये अपनी अपराधी कर्मों से, कृत्यों से इसने पूरे इलाकों को परेशान करके रखा हुआ था। इसने रिसेंट केस जो है एक महेशखुंट थाना कांड संख्या 63-23 जो कि लूट और आर्म्स एक्ट का केसेस है, उसमें भी इसकी संलिप्तता उजागर हुई है और इसके साथ कुछ और लोग भी जो शामिल थे उनकी पहचान हुई। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां हुई भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी महाकुंभ से नेपाल लौट रहे थे और तभी मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सादापुर गांव में बने 4 लेन पर एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो पलट गई। बताया गया है कि हादसे के समय स्कॉर्पियो की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कार में 9 लोग सवार थे।
मधौल वाला, उस पर अभी थोड़ी देर पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी के पलटने की बात सामने आई है। परिवार जो है वो नेपाल का मोहतरी जिला का रहने वाला है और दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग जो है वो इंजर्ड है, जिनको इलाज के लिए SMCH हॉस्पिटल भेजा गया है। सब एक ही परिवार के क्या पता चला है अभी तक? अभी जी घटना का कारण कैसे? जो यहाँ पे ऑनलुकर्स जो पब्लिक मौजूद थी उनके द्वारा बताया गया है कि किसी को बचाने के क्रम में स्कॉर्पियो को मोड़ा गया, जिस वजह से 3-4 बार पलट गई गाड़ी। सब लोग एक ही परिवार से? जो अभी इंजर्ड है वो बता रहे हैं कि वो लोग एक ही परिवार के हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि एक बार थोड़ा सा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में बीती देर रात मनदीप सिंह नामक युवक की कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक का दूसरा साथी घायल है। बताया गया है कि गोलमुरी थाना क्षेत्र के टीन प्लेट क्वार्टर के पास गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद में 27 वर्षीय मनदीप सिंह की हत्या कर दी गई है, जबकि उसका साथी रॉकी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज TMH में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये हुई है कि जैसे रिटायरमेंट पार्टी था टिनपेट की तरफ से, तो दो लोग रिटायरमेंट हुआ था तो उनका पार्टी चल रहा था, तो वो पार्टी मेरे भाई भी अटेंड करने गए थे। तो उसके बाद वो फिर पार्टी करके जैसे आ रहे थे तो फिर मेरा भाई स्कूटी पे था और वो गाड़ी चला रहा था। तो जो कार चालक थे उनमें 3 लोग सवार थे। तो उन्होंने क्या किया कि कार अल्कोहल पी के चला रहे थे। तो उसके बाद अचानक गाड़ी बहुत डिसबैलेंस करके चला रही, तो मेरे भाई को टकराते हुए बचा। और सुपौल जिले के नदी थाना क्षेत्र के कतमहा पंचायत के वार्ड नंबर 11 से 2 अलग अलग बोरियों में बंद 5 टुकड़ों में कटा हुआ एक युवती का शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि नदी किनारे से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सुपौल नदी थाना अध्यक्ष अमित कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अलग अलग जगहों से 2 बोरियों में बंद युवती के शरीर पर अलग अलग हिस्सा बरामद किया गया है, जबकि सिर नहीं मिला है, जिसके कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।